समता, चिल्ड्रन, पेशेंट न्यूज। शिक्षा ये सबका समान और मूलभूत अधिकार है। इसलिए बहुत से विद्यालय हैं, शिक्षक हैं और बहुत से बच्चे हैं जो इस अधिकार का फायदा उठा रहे हैं। पर कभी सोचा है कि उन बच्चों का क्या जिन्हें हमारी आंखें देख नहीं पाती? सामान्य लोगों से हटकर ऐसे तीक्ष्ण नजर वाले लोग ही उन कठिनाइयों के बादल के पीछे छिपे इन तारों को आगे आने का बल देते हैं। ऐसी ही एक तीक्ष्ण नजर रखने वाले प्रसन्नजीत गायकवाड़ की बात ही कुछ और है, जिनकी खुद की पढ़ाई छोटे से गांव में हुई, जो पेशे से प्राइमरी शिक्षक है। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना ही नहीं तो उन्हें दाखिला दिलाना ये भी शिक्षक की जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। ऐसी उनकी राय है और ऐसे उनके काम भी है। ऐसे में यही कार्य निरंतर गायकवाड़ सर कर रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने उनके कार्यों का सत्कार किया। उनका ये सफर आज भी निरंतर शुरू है। तो आइए आज इसी एक कार्यशील और प्रतिभावान व्यक्ति से हम बात करते हैं। समता सनिंदर रामबाग द्वारा संचालित समता चुनर स्पेशल न्यूज में मैं मार्शल तमन्ना मेश्राम मेरी साथी त्विषा लामसोंगे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मुलाकात विशेष व्यक्ति से की सीरीज तले आज हम मुलाकात और सवाल करने आए ऐसे शख्स से जो शिक्षक होने का दायित्व सिर्फ नौकरी समझ के नहीं तो अपना समझ के निभाया है, जिनका नाम है प्रसन्नजीत गायकवाड़ सर। तो चलिए समय न गवाते हुए हम मुलाकात और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रसन्न सर, आपका सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी और धन्यवाद भी। आपने कोरोना पेंडेमिक के बाद लगभग 3 वर्षों में करीबन 12 से 1600 तक ऐसे बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया है जो शिक्षा से वंचित है। गरीब होने के कारण वो पढ़ाई नहीं कर सकते। तो ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? हम संविधान के तहत कार्य करते हैं। मैं शिक्षक हूँ, लेकिन शिक्षकों का दायित्व यही नहीं है कि वो क्लास में जाए और पढ़ाए। तो शिक्षकों का पहला दायित्व ये होता है कि सभी बच्चे पढ़े और उनके लिए वो काम करें। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है किसी भी कारण से, वो स्कूल में आए, दाखिला ले और पढ़े। तो जो अभी भी पेंडेमिक पे भी नहीं, पेंडेमिक में ही नहीं, लेकिन और भी कुछ कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आते, दाखिला नहीं ले पाते। मैं ऐसे बच्चों को ढूंढता हूँ और उन बच्चों को उनके नज़दीकी स्कूलों में दाखिला करा देता हूँ। और किसी के पास कुछ कागजात नहीं होते, किसी के पास कुछ और साहित्य नहीं होता, और किसी के और कोई प्रश्न होते हैं, तकलीफें होती है। उन सभी तकलीफों के पार जाकर बच्चों को दाखिला देना जरूरी होता है। सर, जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाते हो तो कई बच्चों के पास अपने ज़रूरत के कागजात नहीं होते, तो इस स्थिति में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? ये तो एक साधारण सी बात है कि कुछ बच्चों के पास कागजात नहीं होते, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। देखिए, पहला उनके पास कागजात नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो सभी ने समझ लेना चाहिए। पहले तो शिक्षकों ने, मुख्याध्यापकों ने और शिक्षा यंत्रणा में कार्यरत सभी अधिकारियों ने समझ लेना चाहिए कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है और राइट टू एजुकेशन के तहत सभी बच्चे शिक्षा में शामिल हो सके। तो जिन बच्चों के पास कागजात नहीं होते उनके जो भी कारण होंगे, लेकिन यह है कि बच्चा शिक्षा वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा एक कानून है जिसको हम राइट टू एजुकेशन कहते हैं, जो बच्चे के शिक्षा के लिए पूरी कोशिश करता है। उसके तहत किसी बच्चे के पास कोई भी कागजात नहीं हो, जैसे कि जन्म की पत्री ना हो या कोई आधार कार्ड ना हो या कोई और डॉक्यूमेंट ना हो, तो भी उसको शिक्षा का अधिकार है। तो ये बच्चों को रोक नहीं सकता किसी भी कागज के ना होने से। इस मामले में पहले तो हमें
पालकों का प्रबोधन करना होता है। अनेक पालकों को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है, मेरे बच्चे के पास जन्म की पत्री नहीं है, तो मैं दाखिला कैसा करूं। और मुख्याध्यापकों को और शिक्षा संस्थानों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इन कागजात की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा पढ़ना चाहिए, उसको एडमिशन देना होता है। जैसे कि 1 साल बच्चा ना पढ़ा हो, पहली में दाखिल ना हो 6 साल का, 7वीं पहले दूसरी में दाखिल ना हो 7 साल का, शायद वो 8 साल का हो गया हो, तो उसको सीधे सीधे तीसरी कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। तो ये कानून के तहत चलता है। और ऐसे बच्चे बहुत सारे, तो आपने जो पूछा वो करीबन ऐसे 881 बच्चों की लिस्ट मेरे पास है नागपुर जिला की। तो नागपुर जिले में 881 बच्चों को मैंने वो दाखिला दिलाया। मैंने मतलब मैंने खुद जाकर नहीं किया, तो ऐसा वातावरण पैदा किया, शिक्षकों का प्रबोधन किया, यंत्रणा का प्रबोधन किया, पालकों का प्रबोधन किया और बच्चों को समझाया, शिक्षकों को समझाया, मुख्याध्यापकों को समझाया कि हर बच्चा शिक्षा के लिए उसका अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, कोई भी अड़चन नहीं आनी चाहिए। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आप बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने ले गए हो और नियमित विद्यार्थियों के पालकों ने इन बच्चों के दाखिल का विरोध किया हो? हाँ, ऐसा हुआ है। अभी भी हमारा समाज, देखिए, मैंने पहले ही बोला कि संविधान के तहत हम सब काम करते हैं और उसके तहत होना चाहिए। संविधान में हमें पूरी आज़ादी दी है और पूरे हक दिए हैं, लेकिन हमारे समाज में वो अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हमारा समाज अभी भी जात पात अस्पृश्यता में लिपटा हुआ है, तो ऐसी दिक्कतें आती है। मैं एक जगह 2 जगह की बात है कि एक जगह में 75 मतलब बच्चों को एडमिशन दिलाने ले गया, तो वहाँ उनको बोला गया कि ये बच्चे हमारे बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते। तो क्यों नहीं बैठ सकते, मैंने उनसे थोड़ा सा चर्चा करनी चाहिए। तो वो समाज के लोग जिनके बच्चे पहले ही स्कूल में थे, तो वो बोल रहे थे कि ये बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो ये सोच हमारी है। तो बच्चे क्यों बिगड़ जाएंगे? स्कूल शिक्षा बच्चों को सुधारने के लिए है, बच्चों में ऐसा इंसान पैदा करने के लिए है कि जो संविधान का सम्मान करे और संविधान के तहत अपनी ज़िंदगी सुधार सके। लेकिन हमारा समाज नहीं चाहता। हमारे समाज में अभी भी अस्पृश्यता है, तो वो एक बहुत गलत बात है। उन लोगों ने कहा था कि इन बच्चों को नहीं हम बैठने देंगे। ये क्यों नहीं? ये बराबर नहाते नहीं है, इनकी भाषा अलग है, ये ऐसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो सोचने की बात है। दूसरी जगह मैं ऐसे 25 बच्चों को लेके गया, वहाँ से हेड मास्टर का ही मुझे फ़ोन आया था कि मुझे इन बच्चों को लेना है स्कूल में, लेकिन गांव वाले नहीं चाह रहे। तो कौन नहीं चाह रहा है? जिनके बच्चे स्कूल में ऑलरेडी है उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे स्कूल में नहीं है वही ज़्यादा तकलीफें पैदा करते हैं। तो इन 25 बच्चों को मैं जब ले गया तो वहाँ 50 से 60 लोगों की मुझे समुपदेशन करना पड़ा। वो सब इतने एग्रेसिव थे कि हम इन बच्चों को क्यों नहीं लेते? क्योंकि इनके माँ बाप हमारे खेतों से कुछ चोरी करते हैं, इनके माँ बाप गांव के बाहर रहते हैं, ये बच्चे ठीक से नहाते नहीं, ठीक से रहते नहीं, इनकी भाषा अलग है, ये कुछ और खाते हैं, शिकार करके खाते हैं। तो ये तो अच्छा नहीं हुआ। जो जिसे जो खाना है वो खाते हैं। तो ये इस तरह से बच्चों को शिक्षा से दूर रखने की कोशिशें हम करते रहते हैं। मुझे उन लोगों को शिक्षा का अधिकार समझाना पड़ा, मुझे उन लोगों को संविधान के तहत धारा 17 का संदर्भ देना पड़ा कि जो कि अस्पृश्यता यहाँ देश से नष्ट की गई है। मुझे उनको धारा 21 समझाना पड़ा जिस तहत से पूरी स्वतंत्रता और अधिकार दिया गया है। धारा 21 का समझाना पड़ा जिसके तहत राइट टू एजुकेशन बना है। तो इन बातों को उनको समझाना पड़ा। तभी उनका कुछ रोष कम हुआ, लेकिन वो पूरी तरह तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला कि अगर आप इन बच्चों को इस स्कूलों में ले ही लोगे तो हम हमारे बच्चे स्कूल से निकाल लेंगे। तो मैंने उनको कहा कि
ठीक है भाई, आप आपके पास जमीन जायदाद है, आपके पास स्टेट है, आप किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को ले जाकर पढ़ाई कर सकते हैं उनकी, लेकिन इन बच्चों को वैसी सुविधा नहीं है। तो इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही दाखिला होना चाहिए। उसके बाद हुआ यूं कि कुछ नहीं हुआ, जो बोल रहे थे कि हम हमारे बच्चों को निकाल लेंगे स्कूलों से, तो किसी ने अपना बच्चा उस स्कूल से निकाला नहीं, उनको समझाना पड़ा। तो ऐसा होता है। अब उससे आगे ये जो 25 बच्चे मैंने जो दाखिला दिया था कि एक ही स्कूल में नहीं, कुछ 5-6 इसमें, कुछ 5-6 उस स्कूल में, 2-4 उस स्कूल में, ऐसे इन बच्चों को मैंने जब दाखिला दिया, तो अब 2 साल के बाद वो बच्चे ठीक तरह से पढ़ रहे हैं, अच्छे ठीक से नहला धुला के स्वच्छ स्कूल में आ रहे हैं, पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, गणित आता है उन्हें, भाषा आती है, जो उनकी भाषा हमारी मराठी नहीं है लेकिन वो मराठी में पढ़ लेते हैं। तो अगर उन बच्चों को दाखिला हम ना देते तो क्या उनकी ये प्रगति हो पाती? उनका स्कूल में आना जरूरी है, उनका हक उन्हें देना चाहिए, उनका हक किसी की तरह हम छीन नहीं सकते। संधि जिसे हम कहते हैं, संधि, तो वो संधि की समानता जो हमारे संविधान में है उन सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। वो अगर नहीं मिलती है तो बहुत सारी प्रतिभाएं हम गवा देते हैं, खो देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। सर, जब आप बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए लेकर आते हो तो ये कार्य करने के लिए शिक्षण विभाग आपसे कहता है या आप स्वयं फुर्ती से ये कार्य करते हो? देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि शिक्षक और शिक्षण विभाग का ये मूल कार्य है, पहला कार्य। शिक्षण विभाग तभी चलता है, स्कूलें शालाएं तभी चलते हैं जब स्कूल में बच्चे आए, तो पहले बच्चों को स्कूल में लाना। लेकिन है ये कि कुछ लोगों को अपनी जो हमारी नौकरी है वो उसके तहत काम करना होता है। लेकिन मेरा मानना, मेरी सोच ऐसी है कि नौकरी तो हमें मिल गई है, नौकरी का ही एक हिस्सा है, लेकिन बहुत सारा काम हमें अभी हमारे समाज में करना है। कोई अगर पहल नहीं करता तो काम नहीं हो पाता, तो वो पहल मैं कर लेता हूँ और वो पहल करना जरूरी होता है। अगर मैं पहल नहीं करता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मतलब मैंने बोला था कि आप ही ने बोला है कि 1200 बच्चे स्कूल में आए, तो अभी ऐसी स्थिति हो, किसी को पहल करनी होती है, तो जो पहल करता है उसके पीछे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो अभी नागपुर जिला और महाराष्ट्र की स्थिति ये है कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जब मैं पहले 2 साल पहले काम करता था तो लोग मुझे टालते थे। अभी ये स्थिति है कि मुख्याध्यापक, केंद्र प्रमुख या शिक्षक मुझे फोन करते हैं की सर मला 2 मुलं दिसली आहेत, ती मी ॲडमिशन करून घेतलेली आहेत। तर अशा इस तरह से वो अभी माहौल बदलने लगा है। शिक्षा विभाग ने भी यहाँ इस मामले में इंटरेस्ट लेना शुरू कर लिया है। महाराष्ट्र के इस शिक्षा वंचित बच्चों के लिए जो यूनिट चलता है, समता विभाग कहते हैं उससे, तो अभी हमारा नागपुर जिला ऑल ओवर महाराष्ट्र 1 नंबर पर है। हम बाहर से आने वाले जो माइग्रेटेड बच्चे होते हैं, जैसे कि खेती बाड़ी के काम पे बाहर राज्य से यहाँ बच्चे आ जाते हैं, या कारखाने में आ जाते हैं, कुछ काम के लिए आ जाते हैं, वो अपने बच्चों को साथ ले आते हैं, ईटा भट्टी पर लोग आ जाते हैं। तो इन बच्चों को भी हम ढूंढ कर उनके पास के स्कूलों में दाखिला कर देते मतलब उनको स्कूलों के प्रवाह में रखते हैं। उनका कोई पूरा दाखिला नहीं होता है, लेकिन उनको प्रवाह में रहना जरूरी होता है। वो स्कूल की जो लिंक है, जो शिक्षा की लिंक है, पढ़ने की लिंक है, वो टूटनी नहीं चाहिए, वो चेन है जो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए उनको ये इस प्रवाह में रखना जरूरी होता है। सर, आपको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि आप बहुत जल्द सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद क्या आप शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा रखेंगे या फिर कोई और योजना बना रखी है? हाँ, ये सवाल है। मैं अभी मुझे 5-6 साल अभी बाकी है। मेरे बाल थोड़े ग्रे हो गए, पक गए, तो आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन वैसा नहीं है। 5 साल तो मुझे ये काम करना ही है, और इसके लिए मुझे जिला परिषद ने जिला मुख्यालय में बुला लिया है कि मैं पूरे ज़िले में काम कर सकूं। तो वो 2 साल से मैं करता रहा हूँ सर। और रिटायरमेंट की अगर बात आप कर रही है, तो यही मूल काम है जो बच्चों के शिक्षा के लिए करना होता है। ये करते रहेंगे और सभी ने करना चाहिए, और रिटायरमेंट के बाद में ये मैं करते रहूँगा। मेरा अभी दायरा है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद मेरा दायरा नहीं होगा।
तो मैं बहुत सारे परिसर में या महाराष्ट्र के बाहर में भी काम कर सकूंगा। और दूसरी बात यह है कि यही काम नहीं होता है, सामाजिक काम भी हमारे होते हैं। बहुत सारी विषमताएं, बहुत सारी गलत बातें हमारे समाज में होती रहती है। इन बातों को अवगत कराना, सोचना और इसके बारे में हल निकालना, आप जैसे बच्चों को, आपकी पीढ़ी को थोड़ा इम्प्रेस करना या कुछ अच्छी बातें सोचने के लिए काम करना, ये होता है। तो आपने जैसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, तो रिटायरमेंट के बाद भी ये मेरा काम चल रहा है, इसके बावजूद और भी काम चालू रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे प्रसन्नजीत गायकवाड़ सर, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का काफी बेबाकी से जवाब दिया। प्रसन्न सर जी, आप भविष्य में जो भी कार्य हाथ में ले, उनमें आपको सफलता मिले, यही कामना करते हुए हम यही रुकते हैं। मैं मार्शल तमन्ना मेश्राम, मेरी साथी संवाददाता त्विषा लामसोंगे, कैमरा पर्सन सुजन नाइक के साथ समता चिल्ड्रन स्पेशल न्यूज के लिए। जय